जीरादेई का सही विकास है नहीं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट वहाँ नहीं है जो आपने बोला। जीरादेई का सही विकास है कि वहाँ के कितने लोग शिक्षित हैं, वहाँ पे कितने लोगों के पास रोजगार हैं, वहाँ पे कितने घरों में, बहुत सारे घरों में महिलाएं भी काम करना चाहती हैं, उनके लिए कितना भूमि उद्योग की व्यवस्था करते हैं। हमें इन सब मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। और मैंने BIT में सर से बीटेक किया हुआ है और AIEEE में मेरा AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में मेरा 72वां रैंक था 6 लाख लड़कों में। क्या कारण है अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अच्छी नौकरी होने के बाद भी आप जो राजनीति में आए, इसके पीछे क्या कारण है? मैं करोड़ों के पैकेज पे था, बीजेपी के प्रति लोगों का एक अच्छा रुझाव है यहाँ पे। आगे चल के मैंने बीजेपी नेशनल टीम भी मैंने ज्वाइन किया था और मैं युवा मोर्चा का 2013 से 2017 के बीच में नेशनल IT हेड था और पूरे देश भर का युवा मोर्चा का जो भी कार्य होता था, उसके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी, वो सब मेरे देश के युवाओं को जोड़ने के बाद ही मुझे नेशनल IT हेड बनाया गया था। तो मेरे पीछे कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो बोले कि नहीं इनको उठा के और नेशनल IT हेड बना दो। और ये भी 15 साल हम देख लेते हैं, तो राजद की सरकार भी हमने देख लिया, 15 साल नीतीश कुमार की भी सरकार को हमने देख लिया। दोनों पार्टियां लगभग रोजगार के मुद्दे पे फेलियर साबित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो केंद्र सरकार जो है वो भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी वो भी रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं फेलियर है। तो आपको क्या लगता है, आप अगर विधायक बनते हैं, जीरादेई की जनता, जीरादेई की युवा अगर आपको वोट दे करके अगर आपको विधायक चुनती है, तो आप अपने स्तर से, पार्टी की बात नहीं करें, आप अपने स्तर से रोजगार के लिए मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मैं एक जॉब मेला लगवा के, जिसमें जो भी गाइडलाइन है सरकार का कोविड के लिए उसको फॉलो करते हुए एक जॉब मेला लगवा के मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 200 बच्चों की अभी जॉब लगवाई जाए। फिर अगले चरण में 200 बच्चों के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप सिवान से जीरादेई में आते हैं तो प्रवेश द्वार नहीं, और मेरे समझ से अभी काफी विकास की यहाँ पे आवास है, उसके पीछे अभी भी गंदी नाली बहते हैं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कटोरा से नाली का पानी निकाल के पूरी रोड मैप क्या है, क्या ब्लूप्रिंट आप तैयार किए हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? भाई से पढ़ के और फिर पटना जाने के बाद मैंने 72वां रैंक लाया था, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा बच्चे के लोग दारू पी करके, पैसे ले करके, मुर्गा मटन खा करके वोट दे देते हैं और ऐसा रियल में होता भी है। तो आप उन लोगों से अलग कैसे नहीं बात सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं जीरादेई के अगले 5 साल में 10,000 बच्चों को जॉब। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से टिकट लेने के लिए, तो आखिर पार्टी आप में वो क्या विशेष चीज देख रही है जो उसके दम पे आपको टिकट? बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ। जैसे लोगों की मेंटलिटी होती है एक नेता की, उनसे आप हटते हैं और हटते हैं तो क्या जो गाँव में रहती है अभी भी उन सब चीज़ों से कुछ तो दूर है, तो उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे और वो आपसे किस तरह से विश्वास करेंगे? देखिए मैं नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जीरादेई विधानसभा से विधायक प्रत्याशी मंजेश ओझा जी से और जानते हैं इनके बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप हमको ये बताएं कि आप की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई या आप अपना संक्षेप में परिचय देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मंजेश ओझा है जी, और मैंने BIT में सर से बीटेक किया हुआ है जी, और AIEEE में मेरा AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में मेरा 72वां रैंक था 6 लाख लड़कों में जी, और मतलब 2004 में 2004 जी, और प्रारंभिक बीटेक मैंने BIT में से किया और जो शुरू की पढ़ाई प्रारंभिक पढ़ाई मेरी हरिराम हाई स्कूल महरवा सिंह की थी, जो जीरादेई विधानसभा में है। इस मिट्टी से बड़ा लगाव है मुझे। तो अभी हम कुछ दिन पहले तक जॉब में थे और लास्ट ईयर मैंने अपना जॉब छोड़ के और जीरादेई की लोगों की सेवा में हो गया। क्या कारण है अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अच्छी नौकरी होने के बाद भी आप जो राजनीति में आए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए मैं चाहूँ तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब छोड़ के बिता सकता हूँ, तो मुझे मेरी प्राथमिकता ही नहीं है कि मेरे लाइफ में क्या है और क्या नहीं है। अब मैं चाहता हूँ जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया उस समाज को मैं कुछ वापस कर दूँ। मैं करोड़ों के पैकेज में था और
शायद मुझे लगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना ही पैसा कमा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब तक आप कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, कुछ सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, तब तक आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता है। तब मुझे लगा कि अपने लोगों के बीच जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं। यही सोच के मैंने हीरा देवी की तरफ मदद किया है। और तकरीबन पिछले 10 महीने से मैं बहुत ही ग्राउंड स्तर पर उतर के मैं बहुत ही जोरों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और अभी मतलब किस पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो शुरू से ही जो मेरा सिद्धांत है शुरू से बीजेपी के मूल्यों पर टिका हुआ है। और हमेशा से ही मैंने बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों का एक अच्छा झुकाव है। यहाँ पे आगे चल के मैंने बीजेपी नेशनल टीम भी मैंने ज्वाइन किया था और मैं युवा मोर्चा का 2013 से 2017 के बीच में नेशनल आईटी हेड था। और पूरे देश भर का युवा मोर्चा का जो भी कार्य होता था, उसके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी, वो सब मेरे देख रेख में होता था। और मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए युवा मोर्चा में। जैसे मैं एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम था जुड़ेगा युवा बदलेगा भारत। इस प्रोग्राम में आईटी के माध्यम से मैंने 30 लाख युवाओं को जोड़ा था विजय वजन से। और 30 लाख युवाओं को जोड़ने के बाद ही मुझे नेशनल आईटी गेट बनाया गया था। तो मेरे पीछे कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो बोले कि नहीं इनको उठा के और नेशनल आईटी गेट बना दूँ। मैंने अपने दम पे हासिल किया था। और जो भी आज तक जो मैंने काम किया है अपने प्रतिभा के आधार पे किया है मैंने। और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि एक कॉम्पिटेटिव माहौल में मैं लोगों की सेवा करूँ, ताकि लोग डिसाइड करें कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है और वो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। एक सबसे अहम सवाल है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, हालांकि ये तो समतल भूमि है, उपजाऊ जमीन है, तो यहाँ पे रोजगार कल कारखाने उतना नहीं भी डेवलप हो सकते हैं, तो पहाड़ी एरिया में डेवलप हो सकते हैं। फिर भी हमारे यहाँ रोजगार के मुद्दे जो हैं बहुत अभी माहौल जो गरमाया हुआ है, क्योंकि अभी जो कोरोना का संक्रमण जो फैला तो सबसे ज़्यादा गरीब जो हुए थे बिहारी हुए, सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों से बिहारी हुए थे। अभी भी पलायन जो है रुका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है नीतीश कुमार की गद्दी, और ये भी 15 साल हम देख लेते हैं तो राजद की सरकार भी हमने देख लिया, 15 साल नीतीश कुमार की भी सरकार को हमने देख लिया। दोनों पार्टियां लगभग रोजगार के मुद्दे से फेलियर साबित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो केंद्र सरकार जो है वो भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी वो भी रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं फेलियर है। तो आपको क्या लगता है, आप अगर विधायक बनते हैं, जीरादेवी की जनता, जीरादेवी की युवा अगर आपको वोट दे करके अगर आपको विधायक चुनती है, तो आप अपने स्तर से, पार्टी की बात नहीं कर, आप अपने स्तर से रोजगार के लिए क्या कीजिए? देखिए, जैसे कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, मैंने देखा था काफ़ी सारे लेबर माइग्रेट होकर आ रहे हैं जी। तो उस समय रोजगार देना बहुत मुश्किल था जी। तो मैंने सबसे पहला जो काम स्टार्ट किया कि जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है उनको मैंने गोद लिया जी। उनका पूरा खर्चा उठाया जी। और ताकि कोरोना के इस एपिडेमिक के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। और आप जाके मेरे फेसबुक पेज पे देखें तो मैंने बहुत पहले लिख रखा था कि मैं जैसे कोरोना खत्म होगा मैं रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट करवाऊंगा और कम से कम कुछ ही महीनों में मैं 2000 बच्चों को जॉब दिलवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। और विधानसभा चुनाव को छोड़िए, मैं चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। चुनाव से पहले चरणबद्ध तरीके से मैं 2000 बच्चों का प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट कराऊंगा। क्योंकि देखिए, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी दिन काम किया है, मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके मालिक को, जिनके सीईओ को, या जिनमें बड़े पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। तो उनके माध्यम से मैं चाहता हूं कि 4-5 चरणों में मैं 2000 बच्चों को जॉब दिलवाऊं। तो बहुत ही जल्द मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मैं एक जॉब मेला लगवा के, जिसमें जो भी गाइडलाइन है सरकार का कोविड के लिए उसको फॉलो करते हुए एक जॉब मेला लगवा के मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 200 बच्चों की अभी जॉब लगवाई जाए। फिर अगले चरण में 200 बच्चों की जॉब लगवाई जाएगी। इस तरह से अगले 3-4 महीने में मैं 2000 बच्चों का जॉब लगवा दूंगा। सर, हमारा एक और भी अहम सवाल है कि जीरादेवी की जो धरती है बहुत ही पावन धरती है, जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले।
और बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप सिवान से जीरादेई में आते हैं तो प्रवेश द्वार नहीं है। और आपको क्या लगता है मतलब जीरादेई की धरती को जो सम्मान मिलना चाहिए अभी तक मिला है या नहीं मिला है? देखिए मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू देशभक्ति है, उनको जितना भी आप सम्मान दीजिए कमी है। मतलब क्षेत्र के विकास के बारे में मैं क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ, जितना भी उनको सम्मान दिया जाए कमी है। और मेरे समझ से अभी काफी विकास की जरूरत है जीरादेई में। जीरादेई का सही विकास है नहीं वहाँ पर प्रोजेक्ट वहाँ नहीं है जो आपने बोला। जीरादेई का सही विकास है कि वहाँ के कितने लोग शिक्षित हैं, वहाँ पे कितने लोग का रोजगार है, वहाँ पे कितने घरों में बहुत सारे घरों में महिलाएं भी काम करना चाहती हैं, उनके लिए कितना पूरी उद्योग की व्यवस्था करते हैं। हमें इन सब मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, न कि हमें जात पात की मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक अच्छी राजनीति की शुरुआत है जीरादेई से, जहाँ किसी भी कैंडिडेट को जनता वोट दे उसके कर्म के आधार पर दे, न कि उसके जाति और धर्म के आधार पर दे। तो आपने सही बोला, जीरादेई का विकास और होना चाहिए। मेरा प्रवेश द्वार करने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ के हैं, हम सिवान के हैं, हमको मालूम है कि यहाँ पे राजेंद्र बाबू का घर है, लेकिन अगर कोई सैलानी विदेश से आता है तो उसको कैसे पता चलेगा? है ना, कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और पर्यटन स्थल घोषित भी किया जा चुका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, लेकिन अभी तक उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है उनके पैतृक आवास पे, और कहीं से भी कोई भी विकास की चीजें हमको नहीं दिखती है। राजेंद्र बाबू का जहाँ पे आवास है उसके पीछे अभी भी गंदी नाली बहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कटोरा से नाली का पानी निकाल के रोड पे फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़े जाने और बहुत तरह की दिक्कतें हैं, लोग मतलब गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गंदी राजनीति के शिकार नहीं है? देखिए यहाँ पे है कि विप्लव सही बोल रहे हैं, जीरादेई का विकास को अभी जीरादेई के विकास के बहुत सारे आयाम बाकी हैं जो होने चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में एक प्लानिंग के तहत सारा काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसे गंदी नाली का एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि इसको एक अच्छा पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता है पूरे बिहार का, कि कोई भी विदेशी पर्यटक आता है या अपने देश का एक पर्यटक आता है तो उसे लगना चाहिए कि हमें जीरादेई जाना चाहिए। अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग आते हैं जीरादेई, जबकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जीरादेई के थे, यहाँ पे महात्मा गांधी आए थे और यहीं पे आने के बाद उन्होंने अपना बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि जीरादेई को इज्जत मिलना चाहिए, वो उसमें जो इज्जत मिलना चाहिए वो शायद इज्जत पूरी तरह से मिला नहीं है अभी। इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वही कर सकता है जिसके पास अपना एक विजन हो। अब जो देख रहा हो आगे क्या कि हमें क्या करेंगे तो जीरादेई विकसित होगा, क्या करेंगे तो यहाँ के लोगों की भलाई होगी। सिर्फ राजेंद्र बाबू की बात नहीं, राजेंद्र बाबू के एरिया की जो जनता उनकी बात है कि आप उनको शिक्षित कीजिए, आप घरों में कुटीर उद्योग लगाइए, आप जो भी बच्चों के रोजगार के लिए सोचिए कि क्या रोजगार यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे कौन कौन से सरकारी नीति खोले जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी बातें लोकल विधायक और लोकल सांसद या यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडरों पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप से सरकार से मांग करते हैं ताकि वहाँ पे आए। आपकी पूरी रोड मैप क्या है, क्या ब्लूप्रिंट आप तैयार किए हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे अगर आपको टिकट मिलता है आप चुनाव में? देखिए एक विधायक है जो कार्यकाल पूरे 5 साल का है, 5 साल में अपनी विधानसभा का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। जैसे अगर शुरुआत करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कोई एमएलए पॉलिसी नहीं बनाता है। फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अगर पढ़ा लिखा विधायक है और पढ़ा लिखा आपका प्रत्याशी है तो एक रोड मैप बना सकता है, रोड मैप बना के जनता के बीच जा सकता है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, आप उनको जब स्कूल से आते हैं तो घर पे कैसे शिक्षा दें, कैसे उन्हें आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कराएं। जैसे हम लोग खुद उस माहौल से गुजरे हुए हैं, खुद तैयारी किए हुए हैं। आप समझिए कि हरिराम हाई स्कूल से पढ़ के और फिर पटना जाने के बाद मैंने 72वां रैंक लाया था, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम दिए थे। काफ़ी टफ होता है, तो काफ़ी टफ होता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो सरकार के पॉलिसी के बाहर रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब सारा काम किया जा सकता है। और रही रोजगार की बात, तो एक तरफ जहाँ हमारे पास रोजगार नहीं है यहाँ पे, वहीं आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, बैंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने काफ़ी सारे कंसल्टेंसी से संपर्क कर रखा है कि हमें बच्चों को भेजिए। अब है क्या कि यहाँ बच्चे हैं, वहाँ कंपनी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो अगर आप चाहें तो एक पॉलिसी बनाएं कि उनके बीच तालमेल करा सकते हैं ताकि उनका भी अच्छा खासा प्लेसमेंट हो सके। और
जो घर की महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन घर में ही बैठी रहती हैं, उनके लिए आप कुटीर उद्योग वगैरह का व्यवस्था करवा सकते हैं। सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है, ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसी है, सरकार बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो उन्हें वो एंड टू एंड सब कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसमें उनको हेल्प किया जा सकता है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कैसे इसका फायदा उठाना है, कैसे आपको उद्योग स्टार्ट करना है। तो जनप्रतिनिधि के हाथ में बहुत कुछ है, मतलब उसके हाथ में सिर्फ ये नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी चीज में इन्वॉल्व होकर उसको ठीक करे, बल्कि इनडायरेक्ट वे से भी इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत प्रभाव डाल सकता है। अभी जो जीरादेई या पूरे बिहार की राजनीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लोग दारू पी करके पैसे ले करके मुर्गा मटन खा करके वोट दे देते हैं, और ऐसा रियल में होता भी है। तो आप उन लोगों से अलग कहते हैं, क्या आप भी वही करेंगे जो अभी तक होते आ रहा है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और सही बात है कि तमाम जगहों पर देखा गया है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जहाँ पे चुनाव के पहले लोग दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। अब देखिए, मैं दारू और पैसा तो नहीं बांट सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं जीरादेई के युवाओं को रोजगार जरूर दिला सकता हूँ, और मैं सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा जो जान पहचान है उसके बदौलत मैं तकरीबन अगले 5 साल में 10,000 बच्चों को जॉब दिला दूंगा यहाँ पे, जो एक मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, खुद के लिए इनर मुझे अंदर से अच्छा लगेगा करा के। तो मेरा ये रोड मैप में इस सबसे इसकी ज़्यादा प्राथमिकता है कि अगले 5 साल में कम से कम 10,000 बच्चों को रोजगार दिलाना है। आज जो मैं विधानसभा चुनाव के पहले शुरू करूँगा, मुझे विधानसभा चुनाव में नहीं जाना है, मुझे अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर रोजगार मेला लगा के और पहले चरण में कम से कम 200 बच्चों का प्लेसमेंट करवाना है यहाँ पे, और फिर ऐसे चरणबद्ध तरीके में अगले 5 साल में मैं 10,000 बच्चों को जॉब दिला दूँगा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से टिकट लेने के लिए, तो आखिर पार्टी आप में वो क्या विशेष चीज देख रही है जो के दम पे आपको टिकट मिल सकता है? देखिए, जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं सब अपने अपने तरफ से कर रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ पार्टी में पकड़ है, या सबने कुछ ना कुछ पार्टी के लिए सेवा किया है, जनता के लिए सेवा किया है। ठीक है, मैंने अपने तरीके से किया है। मुझे लगता है कि पार्टी अगर ये देखती है कि इसकी छवि साफ सुथरी है, कौन पढ़ा लिखा है, किसने अच्छा काम किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जब मैं नेशनल टीम में था तो मैंने इतना बड़ा काम किया, 30 लाख बच्चों को जोड़ा मैंने, जुड़े गई और बदले का प्रोग्राम से। मैंने उसके बाद फिर से एक कैंपस इंडस्ट्री के प्रोग्राम चला था, जिसमें तकरीबन 2,500 कैंपस से मैंने लाखों बच्चों को जोड़ा विजयवाड़ा से। और फिर अगर इसके बाद आते हैं, ये तो पार्टी के लिए हो गया, फिर आज के डेट में मैं 2 करोड़ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ। मेरा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे पूरी तरह से फ्री एजुकेशन है, उस पर तकरीबन मंथली जो पेज भी 2 करोड़ से ज़्यादा है। कौन सा पोर्टल? इंटरव्यू नहीं है नाम, इंटरव्यू उसका मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है, जो एब्सोल्युटली फ्री है। उसमें हम लोग कुछ पैसा वैसा नहीं लेते, क्योंकि हम चाहते हैं हम सेवा करने के लिए उसको स्टार्ट किए हैं, हमें उसके मतलब हमें पैसों से कोई मतलब नहीं उसमें। तो आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे लोगों की मेंटलिटी होती है एक नेता की, उनसे आप हटके हैं, और हटके हैं तो कहते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए इसमें खैर क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास मैं एक पॉलिसी के तहत काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बंदे उद्योग होते हैं वो पॉलिसी के तहत काम करते हैं। अब जैसे एजुकेशन है, मैं 2 करोड़ बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं 10,000 बच्चों को रोजगार दिलाऊंगा, जो रोजगार देने का काम मेरा अभी से स्टार्ट हो जाएगा। मैं विधायक बनता हूँ नहीं बनता हूँ बात की बात है, लेकिन रोजगार में 10,000 बच्चों को ऐसे दिलाऊंगा। और ऊपर से जो मैंने पार्टी के लिए काम किया है, जो पार्टी के लिए काम किया, आप देख सकते हैं 30 लाख बच्चों को जोड़ना उतना आसान नहीं है किसी पार्टी से। और आप अब जाकर इसको देख सकते हैं, सारा इसका डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो 30 लाख बच्चों को जोड़ने के पीछे है कि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया, मैंने उस प्लान को एक्सक्यूट किया, जिसमें देश भर से जो भी IT के लड़के हैं सब लगे मेरे साथ, तो हमने इस प्लान को अचीव कर लिया। वैसे ही मुझे लगता है कि जो भी प्लान है जीरादेई के अंदर जो भी चाहिए, मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सक्यूट कर सकता हूँ, उसको अमली जामा बना सकता हूँ। जैसे आप सारी बातें किए तो कहीं ना कहीं सब IT फील्ड से जुड़ी बातें हैं, जो लोग मोबाइल एक्सेस करते हैं उनको सारी चीज़ें पता है। ग्रामीण जनता जो गांव में रहती है अभी भी उन सब चीज़ों से उसको दूर है, तो उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे और वो आपसे किस तरह से विश्वास करेंगे?
लेकिन मैंने सिर्फ आईटी की बात नहीं की, उनका आपने सिर्फ एक ही पॉइंट आपको आपने पकड़ लिया। मैंने कुटीर उद्योग की बात किया, बच्चों की पढ़ाई की बात किया, मैंने यहाँ के लोगों के रोजगार की बात की। नहीं, वो सारी चीजें मतलब इन फ्यूचर की आप बात की, लेकिन अभी तक आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से आपका व्यक्तिगत कितना लगाव है, कितना परिचय है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, पिछले तकरीबन 10 महीना हम लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, ठीक है, और जहाँ भी जाते हैं क्षेत्र में अपने बारे में लोग एक तो क्षेत्र की जनता ऐसे भी जानती है कि जैसे अपने बारे में डेप्थ नॉलेज अपनी गहराई से बताते हैं कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या पॉलिसी है, जनता बहुत ही पसंद करती है, क्योंकि जनता को आश्चर्य में पढ़ा लिखा है, विकल्प चाहिए जो आगे उनकी समस्या को समझे, जो ऐसा नहीं हुआ चुनाव जीता 5 साल के लिए गायब हो जाए। उनको चाहिए कि जो उनके साथ अच्छे से कनेक्ट करे, उनके साथ अच्छे से जुड़े। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर है जो जनता को काफ़ी पसंद है, और जहाँ भी जा रहे हैं वो जनता हमारे साथ है।